सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी विषय में पुस्तक वसंत भाग 2 उसका पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। एक कविता है ये, तो हम कवि का परिचय, शब्दार्थ, फिर पद्यांश, उनकी व्याख्या और अंत में पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम करेंगे। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं कवि के परिचय से। इस पाठ में जो प्रस्तुत कविता है उसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इन्होंने पिंजरों में रखे जाने वाले पक्षियों की मनोभावनाओं से लोगों को परिचित कराया है। पक्षियों को जो आनंद मुक्त आकाश में विचरण करने से मिलता है, वह उन्हें सोने के पिंजरे में कैद कर रहकर स्वादिष्ट पकवान खाने पर भी नहीं मिलता है। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इनके जीवन के परिचय से। और इनका परिचय प्रारंभ करूं उससे पहले आप शिवमंगल सिंह सुमन कवि की आप फ़ोटो देखिए कि किस प्रकार से शिवमंगल सिंह सुमन दिखाई देते थे। कहीं आपको फ़ोटो सामने आए तो आप पहचान सको कि ये विश्व प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। यह विश्व प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। इनकी आप फ़ोटो देखिए किस प्रकार से परिपक्व चेहरा है, मोटा चश्मा। एक और फ़ोटो आप इनकी देखिए, ये देखिए किस प्रकार से मुस्कराते हुए बैठे हैं, बहुत ही जीवंत चेहरा, माला पहने हुए शायद किसी कार्यक्रम में बैठे हैं। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी ये तस्वीर है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वहीं हुई झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। ये हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक थे। उनकी कविताएं प्रेरणा व जीवन का सार देती है। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। जीवन के गान, मिट्टी की बारात, गीतिक काव्य, महादेवी की काव्य साधना, मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इनको जो पुरस्कार मिले, कुछ उपाधियाँ मिली, उसकी बात करते हैं। 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 27 नवंबर 2002 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब जो कविता है इस पाठ में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का सारांश हम पहले लेते हैं। इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। कवि ने पिंजरों में रखे जाने वाले पक्षियों की मनोभावनाओं से पक्षियों के पालने वाले लोगों को परिचित कराया है। पक्षियों को जो आनंद मुक्त आकाश में विचरण करने से मिलता है, वह उन्हें सोने के पिंजरे में स्वादिष्ट पकवान खाकर भी नहीं मिल सकता। वे नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। उनको नीम की कड़वी निबोरी खाना स्वीकार है। सोने की कटोरी में परोसे गए व्यंजन खाना उनको अच्छा नहीं लगता। कवि पंछियों की बंधन में डालने वालों को याद करता है कि स्वाधीनता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। पक्षियों को पालने वाले उन्हें मूल्यवान पिंजरों में बंद करके और स्वादिष्ट भोजन देकर समझते हैं कि पक्षी बड़े प्रसन्न रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
सोने के पिंजरे में बंद पक्षी अपनी स्थिति पर बड़े दुखी होते हैं। वे आकाश में मनचाही उड़ान भरने के सपने देखा करते हैं। उनकी इच्छा थी कि वे नीले आकाश के छोर तक उड़ते चले जाएं और अनार के दाने जैसे तारों को चुगें। वे चाहते हैं कि सीमा रहित क्षितिज तक उड़ते चले जाएं, चाहे इस प्रयास में उनकी सांसें ही क्यों न थम जाएं। पिंजरों में बंद करके रखने वालों से पक्षी आग्रह करते हैं कि भले ही वे उन्हें घोंसलों और वृक्षों की डालियों से भी वंचित करते हैं, लेकिन उनको मुक्त गगन में उड़ान भरने से न रोकें, उन्हें स्वतंत्र कर दें। तो ये पक्षियों की जो मनोभावना है उसको बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। अब हम बात करते हैं, एक पद्यांश लेते हैं, फिर उसके शब्दार्थ, फिर प्रसंग और उसकी व्याख्या भावार्थ के साथ में। तो पहला पद्यांश है ये, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब जो इसमें शब्दार्थ आए हैं उनकी बात करते हैं। उन्मुक्त आज़ाद, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक तीलियों सोने की तीलियों से बना पिंजरा, कनक तीलियों सोने की तीलियों, पुलकित चंचल उमंग से भरे हुए। अब इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की पिंजरे में न रहने की मनोभावना को व्यक्त करता है। इसकी व्याख्या लेते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं, वे कभी भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। पक्षी कहते हैं कि अगर उन्हें पिंजरे में रखा जाएगा तो उनके रोमांचित उमंग से भरे पंख उस सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे, और अगर उन्हें पिंजरे में रखा जाए तो वे कभी प्रसन्नता से न गा पाएंगे। अतः पक्षी किसी भी हालत में पिंजरे में नहीं रहना चाहते। अब इसका जो भावार्थ है, इस पद्यांश में कवि पक्षियों की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि पक्षियों को कभी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो उत्तर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न दूसरा है, पक्षियों को कैसा जीवन प्रिय है? तो उत्तर होगा पक्षियों को आकाश में उड़ान भरते हुए स्वतंत्र जीवन जीना प्रिय है। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के पंख क्यों टूट जाएंगे? उत्तर होगा पिंजरे से बाहर निकलकर आकाश में उड़ने की इच्छा से जब पक्षी पंखों को फड़फड़ाएंगे तो उनके पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अब हम अगला पद्यांश लेते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो शब्दार्थ इसमें आए हैं, कटुक का अर्थ है कड़वी, और निबोरी जो नीम का फल होता है अत्यंत कड़वा होता है। कनक कटोरी सोने की बनी कटोरी, भली अच्छी। अब इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। अब देखिए, इस कविता का कोई भी पद्यांश हो, ये 2 पंक्तियां सब में एक जैसी आएगी। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि अगर पक्षियों को सारी सुख सुविधाएं भी दें तो वे कभी भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। व्याख्या इसकी करेंगे। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे
मर जाएंगे। पराधीन होकर वे सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है। पक्षी कहते हैं कि हम नीम की कड़वी निबोरी खाना स्वीकार करेंगे, लेकिन हम पिंजरे में स्वादिष्ट भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न लेते हैं। पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षियों को बहता हुआ जल पीना पसंद है। ऐसा जल नदियों और झरनों का ही हो सकता है। पक्षी क्या खाना पसंद करेंगे? नीम की कड़वी निबोरी। प्रसन्नती ने हम तीसरा प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में रहकर क्या खाना पसंद नहीं करते? तो उत्तर है, पक्षी पिंजरे में रहकर स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद नहीं करते। कटुक निबोरी का क्या अर्थ है? उत्तर है, नीम का कड़वा फल। अब अगला पद्यांश लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। शब्दार्थ इसके इस पद्यांश में आए हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, सुख सुविधाएं, बंधन, बंध जाना, वश में हो जाना, गति, चाल, तरु, वृक्ष, फुनगी, डाली का सिरा। अब इसका प्रसंग वही दो पंक्तियाँ इसी प्रकार से आएगी और आगे जो परिवर्तन होगा वो है, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं या इन्होंने कवि ने वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपने गति और उड़ान भूल गए हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूले झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। भावार्थ इसका है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों के उड़ने की इच्छा को उनके पराधीनता के कारण खत्म होने का भाव प्रकट करते हैं। जो इसमें भावार्थ लिखा जाता है वो बिल्कुल कम से कम एक या दो पंक्ति का होता है। प्रसंग में आप जानते हैं प्रथम पंक्ति एक जैसी रहती है सब में, दो पंक्तियाँ, फिर उसमें जो परिवर्तन होता है वो एक पंक्ति में लिख दिया जाता है और व्याख्या में उसका पूरे का वर्णन उसमें किया जाता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन का आशय क्या है? तो इसका उत्तर होगा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन का आशय है सुख सुविधाओं से युक्त पराधीनता। सोने के पिंजरे में बंद पक्षियों को शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त है लेकिन वे पराधीन है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी अपनी गति और उड़ान क्यों भूल गए हैं? उत्तर है, पिंजरे में बंद कर दिए जाने के कारण पक्षी आकाश में मनचाही उड़ान नहीं भर सकते। लगातार पिंजरे में बंद रहने के कारण वे अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षी सपनों में क्या देख सकते हैं? उत्तर है, पक्षी पेड़ों की डालियों के सिरों पर बैठकर झूले झूलने के सपने देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, तरु शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पेड़, वृक्ष, पादप ये इसके पर्यायवाची हैं। अब चौथा पद्यांश लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब ये यहाँ नभ आपको लिखना है नीले, इसको थोड़ा सा आप संशोधित कीजिएगा, नीले नभ। अब जो इसमें शब्दार्थ हैं उसकी बात करते हैं। अरमान इच्छा, नभ आकाश, सीमा अंत, तारक अनार के दाने तारों रूपी अनार के दाने, और अगला है चुगते चुगना। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे तो वही बात है,
जो अंतिम चेंज होगा वो, कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों की इच्छाएं ऊंचे आसमान तक उड़ने के लिए प्रकट की है। व्याख्या, कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि पक्षियों के मन में इच्छा है कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दानों जैसे तारों को चुगें। भावार्थ है, कवि इन पंक्तियों में पक्षियों की भावना ऊंचे आसमान तक उड़ने की प्रकट करते हैं। अब जो इसमें प्रश्न हैं उन प्रश्न को देखते हैं। पहला है, पक्षियों के दिल में क्या अरमान थे? उत्तर है, पक्षियों के दिल में अरमान थे कि आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और तारों के बीच जा पहुँचें। दूसरा प्रश्न है, कवि ने तारों को क्या बताया है? उत्तर है, कवि ने तारों को अनार के दाने बताए हैं जिन्हें पक्षी चुगना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पंक्तियों ने नीले नभ में कौन सा विशेषण है? तो इसका उत्तर है गुणवाचक विशेषण है। चौथा प्रश्न है, पक्षियों की चोंच कवि ने कैसी बताई है? किरण के समान लाल बताइए, ये इसका उत्तर होगा। अब इसका अगला पद्यांश लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। शब्दार्थ देखते हैं। सीमाहीन अनंत जिसका कोई छोर न हो, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, मिलन बन जाता मिल जाता, तंती थम जाती, सांसों की डोरी सांसों का आना जाना यानी जीवन। उसी प्रकार से प्रसंग, इन पंक्तियों में पक्षी अपनी उड़ान ऊंची उड़ने की मनोभावना व्यक्त करते हैं। बाकी वो एक जैसी पंक्तियां हैं। व्याख्या, पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र हों तो वे क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। वे पक्षी क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। वे पक्षी क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और वे कहते हैं कि या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। भावार्थ, इन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, वे दूर क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। इसके 4 प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला है, पक्षी होड़ लगाकर कहाँ पहुँचना चाहते हैं? उत्तर है, सीमाहीन क्षितिज तक, अर्थात जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्षितिज से मिलन का अर्थ क्या है? उत्तर है, उड़ते हुए दिशा के अंतिम छोर तक पहुँचना, अर्थात जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना। तीसरा प्रश्न है, तनती सांसों की डोरी से क्या आशय है? उत्तर है, सांसों का रुक जाना। चौथा प्रश्न है, पंक्तियों में आए विशेषण शब्द कौन से हैं? तो सीमाहीन ये इस पंक्ति में आया विशेषण शब्द है। अब अगला पद्यांश है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। कितनी सुंदर मार्मिक बात पक्षियों ने कही है। कठिन शब्द है इसमें। नीड़ घोंसला, टहनी वृक्ष की पतली डाली, आश्रय बैठने का स्थान, छिन्न भिन्न नष्ट, आकुल बेचैन, विघन बाधा या रोक। सबसे पहले प्रसंग लेंगे इसका। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी उड़ान ऊंची उड़ने की मनोभावना व्यक्त करते हैं, वही उसी प्रकार का है। व्याख्या, इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि चाहे तो मनुष्य हमारे घोंसले ले ले, हमारी रहने टहनी भी ले लो, हमारे रहने के स्थान को भी नष्ट कर दो, लेकिन हमारे पंख हमसे न छीनो, अर्थात हमारी उड़ान हमसे न छीनो, हमारी उड़ान में बाधा न डालें। भावार्थ में लिखेंगे हम, इन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, वे दूर क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। अब इसमें 4 प्रश्न आए हैं, उनको लेते हैं हम। पक्षियों को पंख किस लिए दिए गए हैं? पक्षियों को पंख उड़ने के लिए दिए गए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में बाधा डालना अत्याचार है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों की उड़ान में विघन कौन डालता है और क्यों? उत्तर है, जो लोग पक्षियों को पिंजरों में बंद करके रखते हैं
वे अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरों में बंद करके उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, छिन्न भिन्न करना मुहावरे का क्या अर्थ है? नष्ट कर देना अर्थ है। चौथा है, आश्रय शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो घर, मकान, निवास, स्थान, ये आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब लेते हैं हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान को छीन लेता है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर होगा, पक्षी चाहते हैं कि वे नीले आकाश में सीमा तक उड़ते चले जाएं और तारा रूपी अनार के दानों को चुगे। वे चाहते हैं कि धरती और आकाश की मिलन रेखा तक होड़ लगाकर उड़ें, या तो क्षितिज तक पहुंच जाएं या उनकी सांसें ही थम जाएं। पक्षी चाहते हैं कि चाहे उनको घोंसलों और डालियों से वंचित कर दिया जाए, लेकिन उनकी मुक्त उड़ान में बाधा न डाली जाए। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उत्तर है, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने को स्वतंत्र हों। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। अब अगले प्रश्न में भाषा की बात करेंगे हम। पहला प्रश्न है इसमें, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो पहला है उन्मुक्त गगन, दूसरा कटुक निबोरी, तीसरा नीले नभ। दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे, तो अर्थ हो गया भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। चलिए खोज लेते हैं। पहला है माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, जय विजय, जय और विजय, राजा रानी, राजा और रानी, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, छिन्न भिन्न, छिन्न और भिन्न, नर नारी, नर और नारी, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, अन्न जल, अन्न और जल, बड़े बूढ़े, बड़े और बूढ़े। ये 10 शब्द हमने छांट लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका हमने पूरा सभी पद्यांशों की व्याख्या, फिर उनके पद्यांश के प्रश्नोत्तर, फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, इस प्रकार से हमने संपूर्ण अध्याय को, हमने सभी इसके भागों को हमने पूरा किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा।